आप ये समझ रहे हैं कि आप मुजरा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है मोदी जी। बहुत बोल सकते हम, आपकी आरएसएस की तारीख को बयान कर सकते। चीन को नहीं हटा रहे, चीन कब्जा करके बैठा है। तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे हैं चीन के साथ। फिर मोदी जी कल बोले मुजरा। मोदी जी वो जो धर्म संसद हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही है, तो आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। मोदी जी जो लोग बुलडोजर चला रहे और जो लोग CAA कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे हैं मोदी जी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका मामला है। नौजवानों, अब तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ। आप और हम तो पैदा हुए ना अम्मा की पेट से, हमारे पैदा हुए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मैं ऐसा नहीं पैदा हुआ। मोदी जी आप इंसान भी है या नहीं, हमको डर हो रहा है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, फिर क्या है आप? नहीं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए पैदा किया है। और एक बात मोदी बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी कल यहां पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आए थे, और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? वोट जिहाद की बातें उन्होंने की। मोदी ने कहा वोट जिहाद। मोदी ने लफ्ज मुजरा भी अपने जबान से निकाल दिया। मोदी जी आपने पाटलिपुत्रा को आकर मुजरा की बात की, तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है मोदी जी, पिछले 3 साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी आप चीन को नहीं हटा रहे, तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे चीन के साथ? आप ये समझ रहे हैं कि आप मुजरा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है मोदी जी। बहुत बोल सकते हम, आपकी आरएसएस की तारीख को बयान कर सकते। चीन को नहीं हटा रहे, चीन कब्जा करके बैठा है। तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे हैं चीन के साथ। फिर मोदी जी कल बोले मुजरा। मोदी जी वो जो धर्म संसद हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही है, तो आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। मोदी जी जो लोग बुलडोजर चला रहे और जो लोग CAA कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे हैं मोदी जी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका मामला है। नौजवानों, अब तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ। आप और हम तो पैदा हुए ना अम्मा की पेट से, हमारे पैदा हुए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मैं ऐसा नहीं पैदा हुआ। मोदी जी आप इंसान भी है या नहीं, हमको डर हो रहा है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, फिर क्या है आप? नहीं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए पैदा किया है। मोदी जी यकीनन आपका मकसद एक ही है कि जिस तरह 10 साल में आपने भारत के नौजवानों को, गरीबों को ठगा। आपने 2014 में कहा था भाइयों बहनों 15 लाख आएंगे, आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। फिर 2019 का चुनाव आया तो मोदी ने कहा भाइयों बहनों मैं चौकीदार, कहा था ना मैं चौकीदार। आप सोचिए, अच्छे दिन से 15 लाख, फिर चौकीदार,
अब चौकीदार से कह रहे हैं कि मैं खुद एक भगवान हूं। अब वो कहना बाकी है। अब बताइए, देश है या क्या है? जो प्रधानमंत्री बनता है, जो सांसद बनता है, जो विधायक बनता है, जो सरपंच बनता है, जिला परिषद चेयरमैन बनता है, वो आवाम का खादिम होता है, वो आवाम से बड़ा नहीं होता है। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे कि मैं भारत से बड़ा हूं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत पैदा किया। मोदी जी, आपने जो मकसद आपका था आपने सब पूरा कर लिया। उसको गरीबों को और गरीब कर दिया, मुफलिसों को और आपने परेशान कर दिया। गरीब परेशान है, नौजवान भटक रहा है नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती उसको। आज जिस तरह मोदी ने आर्मी में, फौज में, एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी कर दी। कई बिहार के बच्चे जो इम्तिहान लिखकर फौज में जाते थे, उनके लिए एक बड़ा फख्र की बात होती थी कि हम भारत की फौज में हैं, एयरफोर्स में हैं। तो मोदी जी ने उन गांव के गरीब बच्चों को कह दिया कि तुम 4 साल की तुमको नौकरी मिलेगी और 4 साल के बाद तुमको पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद तुमको चंद लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। मैं बिहार के युवाओं से, भारत के युवाओं से कह रहा हूं, अगर मोदी तीसरी मर्तबा वतन अजीज के वजीर आजम बनेंगे तो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में, आईटीबीपी में सबको 4 साल की नौकरी देंगे और उसके बाद उनको बेरोजगार कर देंगे। और जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां पर भी पुलिस में कहेंगे कि पुलिस की भर्ती होगी तो सिर्फ 4 साल की होगी। बताओ नौजवानों, युवाओं, तुम कब तक ओवैसी के नफरत को लेकर मोदी का साथ दोगे? तुम मुझे गाली दो, मगर ये तो बताओ कि तुमको नौकरी मिली, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है। अरे तुमको डराया जा रहा है एक दाढ़ी वाले और टोपी पहनने वाले से, तुमको डराया जा रहा है मस्जिदों के मीनार दिखाकर, तुमको डराया जा रहा है हमारे लिबास को दिखाकर। सुनो नौजवानों, यही मस्जिदों के मीनार थे जिनसे सदाएं आती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। यही मस्जिदों के खतीब और इमाम थे जिन्होंने बिहार में जिना के पैगाम को ठुकराया। आप तो अंसारियों की बस्ती है, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था। बताइए, आप आज हमको गाली दी जा रही। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मजलिस को मजबूत करिए। हम कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थे ना है ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद एक ही है कि जो कमजोर है उसको इंसाफ मिले, जो गरीब है उसको रोजगार मिले। हमारा मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी जब होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार के घर में 2 एमएलए भी रहे, 2 एमपी भी बन जाए। खुदा ना खास्ता, कब तक ये नाइंसाफी चलेगी? ये अराजक की बात करने वालों, बताओ कौन सा प्रोग्राम उनके पास है? क्या करना चाहते हैं तुम बताओ? इनकी एक बड़ी दास्तान है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो एक भी टिकट किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को नहीं देती है। और नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, हमारी बेटियों को बदनाम करते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जो सरासर झूठ है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिताजी ने भी 6 बच्चों को पैदा किया था। आप जानते हैं कि अमित शाह के वालिद ने भी 6 बेटियां पैदा की थी। आप जानते हैं कि आरएसएस के गोलवालकर के 11 भाई थे, भाई बहन थे। मगर मोदी जी सबको भूल जाते हैं। इंसान जब गुरूर और अहंकार का शिकार होता है तो नीचे नहीं देखता, सिर्फ आगे देखते रहता है और उसको अतराफ में कुछ नजर नहीं आता। मोदी जी, आप कब तक बदनाम करेंगे? 10 साल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली,
भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी ये पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था। पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई, होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो। हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो। जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेजस्वी को, लालू को, नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम कब तक इनको मोटा करते रहोगे? तुम कब तक झोली भर भर कर उनको वोट देकर हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपनी अहमियत को जानिए, अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है। क्यों नहीं रोकेंगे बीजेपी को? आज बीजेपी कह रही है कि यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। यकसा सिविल कोड का मतलब यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया और उत्तराखंड के मुसलमानों से कह दिया कि तुम्हारी शादी खुदबे निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। तुम्हारे बेटे और बेटी का निकाह गवाह से नहीं होगा। दुल्हन को और तुम्हारी बेटी को और तुम्हारी बीवी को मेहर नहीं दिया जाएगा। तलाक होगा तो किसी और दूसरे समुदाय के मजहबी कानून के मुताबिक होगा। बताओ, अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो क्या तेजस्वी यादव खड़े होकर उसको फाड़ेंगे या वैसे उसको फाड़ेगा? आप फैसला कर लो। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर 4 तारीख को नतीजे आएंगे और इंशाअल्लाह अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस बीजेपी की हुकूमत को रोकने के लिए किसी और को इस वतन अजीज का वजीर आजम बनाने के लिए हम पूरा समर्थन और तायीद करेंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मगर मेरे भाई, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे कोई हमारे करीब भी नहीं आएगा। जब हम मुत्तहिदा तौर पर अपने ताकत को दिखाएंगे तो यकीनन सब आएंगे। तभी तो आपकी तकालीफ और मसाइल दूर होंगे। वरना आज आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए,
आप वोट लेने वाले नहीं बन पाए। मंजलिस का पैगाम यह है कि वोट लो, नेता बनो, राजनेता बनो, लीडर बनो, अपने मसाइल को खुद हल करो। ये मंजलिस का पैगाम है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और याद रखिए, आपको हिम्मत और हौसले से काम करना है। और किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो, इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।